गुड मॉर्निंग टू ऑल। ईटी का सेकंड इशू आ चुका है। ये COP 26 पे बेस्ड है। अगर आपने हमारे चैनल पे न्यू है और इंट्रोडक्टिव वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्रोसेस पे वर्क करते हैं, क्या चीज़ें हम आपको नोट करनी है, किस कलर का क्या सिग्निफिकेंस है। ये आपको बिल्कुल एक बार जाके इंट्रोडक्टरी वीडियो से ही सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको टाइम मिनिमाइज करना है जिससे आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, यहाँ पे हम इशू नंबर देते हैं, ये डेट है, आज का टॉपिक है COP 26 और ग्लासगो में हुई है, जो कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में है। ठीक है ना, तो रिलेवेंट किसके लिए है? UPSC के लिए तो है ही 100%, क्लैट के लिए भी 100% है, और भी बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें सीधे मैचिंग से पूछ ली जाती है कि इस साल किसकी कहाँ पे किधर हुई। तो आपको मैचिंग के लिए बहुत जरूरी है। एंड कभी कभार रीजन भी पूछ लिया जाता है कि कैसे क्यों इंडिया, क्या टारगेट्स चल रहे हैं, इंडिया के क्या टारगेट्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स क्या हैं, क्यों अभी तक हम इसको ग्राउंड्स पे नहीं ला पाए हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। ये नोट फ्रॉम एडिटर मस्ट है, प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा एक बार स्टार्ट करने से पहले। जब आप अगर PDF भी रीड कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले रीड कर लीजिएगा। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ से शुरू होता है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। COP 26 ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई है। एंड ये किस लिए हुई है, इसका मेन रीजन क्या था? टू टाई अप अ फ्यू लूज एंड्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट्स, जो हमारे 2 साल से अब अनरिजॉल्व है। ठीक है, जैसे जानते हैं आप, COP की जो फुल फॉर्म होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, और ये बना किस के थ्रू है? ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू बना है ये। एंड ये जो मीटिंग होनी थी ये लास्ट ईयर होनी थी, पर क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि कोविड चल रहा है, पेंडेमिक की वजह से ये मीटिंग लास्ट ईयर नहीं हो पाई। इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो है कि टू फाइनलाइज द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो कब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे? 2018 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, पर नहीं हुए वो कंप्लीट 2018 तक। तो इस मीटिंग में जो भी डिस्कशंस हुए हैं उनका मेन मुद्दा ये रहा है कि आपको सारी कंट्रीज को अपना नेट जीरो टारगेट जो है वो मिडिल ऑफ द सेंचुरी तक, मींस 2050 तक इसको कैसे ना कैसे करके, उसके आसपास 2055 हो जाए, 60 हो जाए, तब तक इसे सेट करके देना है। इन सब में जो सबसे मेन टर्म है वो कार्बन न्यूट्रलिटी का, जिसको हम डिफाइन करते हैं, इन विच अ कंट्री एमिशंस आर कंपनसेटेड ईदर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, या तो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर ली जाए, एज इट डन बाय ट्रीज और फॉरेस्ट की। अमेजोन को जैसे सिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं कि वहां सब अमेजोन जो फॉरेस्ट है ब्राजील में, वहां पे सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सिंक्रोनाइज होती है, मतलब वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको, एज इट डन बाय ट्रीज एंड फॉरेस्ट, और बाय फिजिकल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर यूजिंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। जैसे बहुत सारी हुई थी कि कार्बन और डाइऑक्साइड को हवा से निकाल के जमीन में डाल दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को आर्टिफिशियली कहीं स्टोर किया जाएगा, उसको रीयूज किया जाएगा किसी तरह से। तो फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज है उन सब का यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे जीरो कर सकते हैं। ठीक है ना, हम न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। न्यूट्रलिटी मींस क्या होता है कि 10 प्रोड्यूस करेंगे तो हम 10 को कंज्यूम भी करवा देंगे अपने एनवायरनमेंट, ट्रीज के थ्रू और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज के थ्रू। बट जब यहाँ नेट जीरो की बात आती है तो ये बहुत कॉन्ट्रोडक्टरी टर्म है। नेट जीरो का मतलब है कि आप जो कोल प्लांट वगैरह जो भी चला रहे हैं, कोल प्लांट चला रहे हैं या फिर फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज कर रहे हैं, इन सब का जो यूज है उसको क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। इन सब का अगर यूज आपको जीरो करना पड़ेगा तभी ये नेट जीरो वाला टर्म आएगा। इसमें ये कहते हैं कि आप रिलीज ही मत करिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो में बहुत फर्क है। कार्बन न्यूट्रलिटी में आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं, बट उसको जीरो नहीं करना है। पर नेट जीरो में उसको मतलब एमिट ही नहीं करना है कैसे भी करके। ठीक है, ये पॉइंट यहां क्लियर होता है। पहले हम एक बार और समझ लेते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, एनवायरमेंट की लोगों को लगी कैसे, कि मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था और लोगों को लग रहा था कि यार जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग ग्रो करें, कंज्यूमरिज्म आ चुका था। तो ये कार्बन न्यूट्रलिटी की या कार्बन की, एनवायरमेंट की, ये सब बातें आई कब से?
तो हम जब ये देख लेते हैं कि 19th सेंचुरी में एनवायरमेंटल मूवमेंट बिगिन हुए थे कहाँ पे, यूरोप में। भाई ऑब्वियस है, उनको लोगों को जल्दी समझ में आना शुरू हो गया था, लिबर्टी फ्रेटर्निटी वगैरह का मतलब समझ में आ गया था, वो लोग आजाद थे, तो उनको समझ में आना शुरू हुआ कि भाई एनवायरमेंट अगर हमारा वेस्ट होगा तो एट द एंड ऑफ द डे ये घूम के हमारे को ही नुकसान करेगा। तो इसमें रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट करे गए थे लोगों के थ्रू, ये विकिपीडिया से लिया गया चार्ट है। एंड द लेट 19th सेंचुरी वुड सी द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। और इनका लेट 19th सेंचुरीज में लेट 19th सेंचुरी मींस क्या होता है कि 1880 के बाद से लेकर 1900 तक, उसे कहते हैं लेट 19th सेंचुरी। वहां पे कंजर्वेशन, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इनने खोल दी थी। सेकेंड पॉइंट आता है कि 1950 से 1960s में क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आई, ये आपको याद भी रखनी है हमेशा के लिए, कि साइलेंट स्प्रिंग नाम की बुक आई जो रेचल कार्सन की थी, जिसने सबसे ज्यादा बताया कि डीडीटी हमारे को कैसे इफेक्ट कर रहा है। और उससे लोगों को ये ट्रिगरिंग पॉइंट था, पुशिंग पॉइंट था, कि लोगों को समझ में आना शुरू करा कि एनवायरमेंट कैसे खराब। 1970s तक ये चीज स्पीड पकड़ चुकी थी। एंड यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस खुल चुकी थी, ग्रीन पीस लाइक, ये सब फाउंड हो चुकी थी। फर्स्ट अर्थ डे भी मनाया जा चुका था। यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस भी 1970s में रख ली थी। बाय द 1980s आ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी अवेयरनेस भर चुकी थी। 2000 के बाद क्या हुआ, 2000 के बाद थोड़ा सेटबैक लगा हमें इन सब चीजों से रिलेटेड। वहां हम बहुत ज्यादा 2000 से पहले हम बहुत ज्यादा तरह से प्रेरित हो चुके थे कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे भी करके बचाना है। बट 2000 के बाद क्या हुआ कि ग्रेट रिसेशन आ गया, जिसने हमारे एनवायरनमेंट मूवमेंट को थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेल दिया। ठीक है ना। मैं आगे का आर्टिकल कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाना चाहता हूं, जिससे आप समझ पाए कि किस तरह से एमिशन हो रहा है, लोगों ने किस कंट्री में कैसे कैसे एमिशन चेंज करे हैं, क्या क्या हुआ है। तो ये हमारा पहला ग्राफ है जिसमें हाईएस्ट एमिटर इन 1990s की बात करी गई थी। ये जो रेड वाला जो कर्व है ये 1990s को शो करता है, और ये व्हाइट वाला जो कर्व है वो 2018 को शो करता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे चेंजेस आए, कि यूएसए अभी भी इंक्रीज है, यूएसए ने अभी भी अपना जो एमिशन है वो इंक्रीज करा हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है अभी भी उसका। एंड रशिया का डिक्रीज हो गया, चाइना का तो आप देखो कैसे शूट अप कर चुका है। इंडिया को हम देख लेते हैं, इंडिया का भी जो एमिशन है वो बढ़ा है, पर इतना नहीं बढ़ा कि चाइना जितना हो जाए, इंडिया का उससे बहुत कम है। इसलिए इंडिया कहता है कि अभी हम अपने टारगेट्स नहीं बताएंगे, आप लोग हम पे कितना भी जोर लगा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट एमिशन दिखाता है कि इन लोगों ने टारगेट्स रखे कैसे थे। टारगेट्स रखे कैसे गए थे कि यूएस ने रखा था कि 26 से 28% हम 2025 तक कवर कर लेंगे। अब किसका, बेस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके पीछे लड़ाई भी बहुत है। वो कुछ लोग कहते हैं कि 1990s से पहले वाला होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 2005 से पहले होना चाहिए। तो ये इनने 2005 के वाला उसकी बात करी थी, 2005 के रिलेटिवली हम 26 से 28% कम कर लेंगे 2025 तक। तो इस तरह से ये ग्राफ है। एक बार आप इस ग्राफ को पॉज करके गो थ्रू हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसने कितने कितने कही थी और कौन कितना पहुंच पाया। जैसे हम यूएस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उसको बता दे कि इसने 26 से 28% की बात करी थी, बट ये 10% ही रिडक्शन कर पाया। ठीक है ना। हम इस आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करते हुए कॉप मीटिंग के बारे में बात करते हैं। कॉप मीटिंग यूनाइटेड नेशन का बैक्ड प्रोसेस है। यूनाइटेड नेशन ने चालू किया जब उनको रियलाइज हुआ 1990s में कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं एनवायरनमेंट में। और उसके बाद हमारे दो प्रोटोकॉल्स आए, जिसका मेन दो प्रोटोकॉल्स आए तो बहुत सारे 1992 से शुरू हो चुके थे, पर मेन जो दो प्रोटोकॉल जिनने कुछ इफेक्टिवली प्रोड्यूस करने की कोशिश करी वो प्रोटोकॉल था 1997 एंड पेरिस प्रोटोकॉल एग्रीमेंट था 2015 का। देखो प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट में दोनों में फर्क है। प्रोटोकॉल मीन्स था कि आप इस तरह से करिए, ये कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। एग्रीमेंट होता कि यहाँ पे मेन आपको ग्राउंड्स पे लाने की बात थी कि भाई आपको करना पड़ेगा कैसे भी करके। इनके जो ईयर्स हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा। फिर जो इनके आउटकम थे,
आउटकम हम लोग सोचते हैं कि जब प्रोटोकॉल बनाया था तो काफी ज्यादा एंथुजियाज्म था, बट 2000 के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि रिसेशन आया, और जो जितने भी डेवलप कंट्रीज थे जिनने कहा था हम करेंगे, उनने इसको धीरे धीरे करके डायल्यूट कर दिया। डायल्यूट करने के बाद भी वो पूरे नहीं हुए, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। रीजन में सबसे पहले क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनने खुद अपना रिड्यूस करने का प्रोसेस नहीं निभाया, और जो दूसरा प्रॉमिस किया था कि हम दूसरे नेशंस को फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, वो भी उन लोगों ने नहीं करी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ है? उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आए हैं। आप इंडिया में ही देख सकते हैं, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होना, केरला में फ्लड्स आना, यूएसए में देख सकते हैं कि कितने सारे हरिकेन्स आ रखे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जितने सारे आइलैंड नेशंस हैं वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आइलैंड नेशंस जो हैं वो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग इस चीज पे जल्दी से जल्दी वर्क करिए। अब आती है कार्बन मार्केट्स की बात, कि लोग डेवलप कंट्री सोच रहे कि नहीं हम कम तो नहीं करेंगे, पर कोई ना कोई तो तरीका है जिससे हम लोग इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ तरीका है। क्योंकि एक बात बहुत याद रखना कि ये अर्थ है तो अर्थ इज वन। अगर अर्थ एक है तो यहाँ से रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी पहुंचेगी, यहाँ की रिलीज हुई यहाँ पे भी पहुंचेगी, यहाँ की यहाँ पे भी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये अगर प्रोसेस है कि अगर इंडिया में रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका इफेक्ट वो यूएसए में भी करेगी, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इंडिया में ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा लें। क्योंकि अपने पास इस चीज को जो अपग्रेड करने में, कोल से अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है तो उसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, उससे कम पैसे में तो हम इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा देंगे, जिससे हम उतना ही कार्बन कम कर पाएंगे जितना हम यहाँ के कोल से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट से करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन है कि लेट द कंट्रीज बाय क्रेडिट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंड एमिशन रिडक्शन एनीवेयर हेल्प द एंटायर ग्रुप, और वो विन विन सिचुएशन हो जाएगी पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील को एक समय पे आके उनके कार्बन क्रेडिट्स की काफी ज्यादा डिमांड होने लगी, एंड उससे क्या हुआ, हम लोगों को अपग्रेड करने में फायदा हुआ अपने जो नॉन रिन्यूएबल सेक्टर से लेकर रिन्यूएबल सेक्टर में, कि हम नॉन रिन्यूएबल सेक्टर से रिन्यूएबल सेक्टर में अपग्रेड करने में इनके थ्रू जो हमारे पास फंड्स आ रहे थे उससे फायदा होता था। कि ये सब चीजें ज्यादा दिन तक तो चल नहीं सकती, क्योंकि अगर डेवलप नेशन को, वो बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा वो कैलकुलेटिव होते हैं, उनको लगा कि अगर ये चलता रहा तो वो लोग, हम इंडिया जैसे देश जो है वो डेवलप भी कर जाएंगे, उनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आ जाएगी, पर उनका जो फिर उनकी बात कैसी रहेगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं ये जो आप कार्बन कैलकुलेट कर रहे हैं इसका तरीका बिल्कुल गलत है। रियलाइज नॉन अचीवमेंट ऑफ द टारगेट, कि आपके जो टारगेट्स हैं वहां पे अचीव नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद जो दिक्कत आई, उसने बोला कि हमें शिफ्ट करो नए तरीके से। तो उन्होंने कहा कि जब पेरिस एग्रीमेंट आया, पेरिस एग्रीमेंट में उन्होंने बोला कि आपको पुराने से नए तरीके के कैलकुलेशन के मेथड ढूंढने पड़ेंगे कार्बन क्रेडिट्स के लिए। तो उन्होंने कहा हम ढूंढ लेंगे। इंडिया और ब्राजील और चाइना वगैरह ने, सबने, डेवलपिंग कंट्रीज जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहा हम ढूंढ लेंगे, बट आप जो पुराना जो हिस्ट्री वाला जो आपका क्रेडिट बकाया है वो तो हमें दे दीजिए। तो जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन जो है हमारा 2015 के बाद, उसका वन ऑफ द मेन कंटेंशन का क्या है कि हम कहते हैं कि जो आपके 2015 से पहले के जो कार्बन क्रेडिट्स की बात हुई थी वो आप हमें कब देंगे। जैसे मैंने आपको अभी पूरी स्टोरी में बताया, वो सारा यहाँ मेंशन है कि डेवलप कंट्रीज सेड दैट दे वुड नॉट अलाउ द ट्रांजिशन ऑफ अर्लियर कार्बन क्रेडिट्स टू अ न्यू मार्केट मैकेनिज्म, क्लेमिंग मेनी ऑफ दीज वर ड्यूबियस एंड डिड नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द एमिशन रिडक्शन। दे सॉट मोर रोबस्ट मेथड टू ग्रांट कार्बन क्रेडिट्स। द डेवलपिंग कंट्रीज आर इंसिस्टिंग दैट देयर accumulated carbon credit worth billion and remain valid in new markets। और हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बिलियंस के थे कार्बन क्रेडिट्स और वो अभी भी वैलिड होने चाहिए, क्योंकि भाई हमें रिक्वायरमेंट है पैसे की, तभी हम रिन्यूएबल एनर्जी में अपग्रेड करवाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी आप इस तरह के कुछ टफ वर्ड आए, तो आज एक ही वर्ड ऐसा लगा मुझे, और भी वर्ड होंगे, बट मेरे कोशिश में ये रहेगा कि मैं आपको उसकी मीनिंग भी दे पाऊं। जैसे इंटीग्रेट नेगोशिएशंस आया, तो इंटीग्रेट का मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस है, क्योंकि नेट जीरो कभी नहीं हो सकता। तो नेट जीरो की पहले तो डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है हमारे को। मोर देन 50 कंट्रीज ने प्लेज कराया कार्बन न्यूट्रलिटी बाय द मिडल ऑफ द 2050, मतलब इस सेंचुरी के मिडिल में। एंड चाइना ने कहा है कि हम 2060 तक कर लेंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, नेट जीरो की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना।
एंड जर्मनी ने बोला है कि हम 2045 तक कर लेंगे, पर इंडिया ने अभी तक ये कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया ने कौन से ईयर का टारगेट दे दिया या कुछ ईयर का हमने वो टारगेट ले लिया, तो हमने कोई टारगेट नहीं दिया है, अभी कोई कमिटमेंट नहीं किया है। जब सारे बड़े कंट्रीज हमें, सारे डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना टारगेट बताइए, तो अभी 24 नेशंस की मीटिंग हुई है जिन्हें बोलते हैं लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, और उनने बोला है कि भाई ये जो आप नेट जीरो का जो टारगेट है या कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट है, आप हम पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये इनजस्टिस है इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस से रिलेटेड, मतलब आप गलत तरीके से हम पे इसे फोर्स कर। कौन से देश इंक्लूडेड थे इसमें? इंक्लूडेड थे इंडोनेशिया थे, मलेशिया था, ईरान था, फिलीपींस था, श्रीलंका था और इवन चाइना भी था। डेवलपिंग कंट्रीज ने सीधा आर्ग्यूमेंट दिया है कि हमें आपकी हिस्ट्री मालूम है कि सीओपी की मीटिंग से जितनी बार भी आप लोगों ने कमिटमेंट्स लिए हैं वो सारे आपने ब्रेक करे हैं, इसलिए हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड लास्टली सारे डेवलपिंग नेशन का फाइनल लाइन जो है वो कहते हैं कि डिमांड्स फॉर नेट जीरो एमिशंस फॉर ऑल कंट्रीज बाय 2050 विल एक्सबरेट फर्दर द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, की अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए हम इस बात को नहीं मान सकते। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग कहां से हुई इन सब चीजों की? 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में। इसमें फाइनलाइज्ड हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड इसमें क्या कहा था कि डेवलप कंट्रीज एग्रीड हुई थी नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट टू टेक मेजर एम्ड एट रिटर्निंग टू देयर 1990 लेवल बाय 2000 तक। ये बात 2009 में COP 15 कोपेनहेगन में हुई। इसमें क्या हुआ? डेवलपिंग कंट्रीज का वही वाला झूठा वादा जो उन्होंने बोला कि $100 बिलियन देंगे एवरी ईयर्स हम डेवलपिंग कंट्रीज को 2020 से, पर वो अभी की जो रिपोर्ट है प्रॉपर वो फ्यू बिलियन डॉलर्स भी नहीं है उस फंड में, जिस फंड में इनने $100 बिलियन की बात करी गई थी। 1997 में COP 3 हुआ। COP 3 में कहाँ हुआ था? क्योटो में हुआ, जिससे क्योटो प्रोटोकॉल बना, जो किसका परक्यूसर है? पेरिस एग्रीमेंट का परक्यूसर है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? इसमें यह बोला गया था कि एमिशन रिडक्शन टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज को अपना अचीव्ड करना है 2012। 2007 में COP 13 हुआ बाली में। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं लिख देता हूं उसको, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई जिसने जितना ज्यादा वेस्ट कराया है वो उतना ज्यादा सेव करे। तुम सब पे एक लाइन से काम नहीं कर सकते। डेवलप्ड कंट्रीज वांट एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर एवरीवन और फॉर नोबडी, एंड देयर आर्ग्यूमेंट being that without stringent target action from China India the success of any climate action would not be possible। और इसके अगेंस्ट में बोला कि देखो हम लोगों ने ये सब चीजें नहीं करी हैं, तो आप हम लोगों पे इस तरह से, इंडिया और चाइना ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि आप हम पे ये सारी चीजें थोप नहीं सकते। फिर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया, जिसने किसी को कोई टारगेट नहीं दिया, और उसका मेन एम जो था उसका टू लिमिट द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर विद इन 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये लाइन हमेशा लर्न कर लेना एट एनी कॉस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। 2021 की इस बार की मीटिंग की बात कर लेते हैं जो ग्लासगो में हुई है, एंड उसमें से इशू जो पेंडिंग रहे हैं वो है एग्रीमेंट ओवर फ्यूचर कार्बन मार्केट, क्योंकि हम लोग ने कह दिया है कि सबसे पहले पुराना क्लियर करो तब हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन ऑफ पेंडिंग कार्बन क्रेडिट्स विद सम डेवलप्ड कंट्रीज टू दैट न्यू मार्केट, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा। इंडिया गया तो था वहां पे, तो इंडिया ने क्या स्टैंड लिया? इंडिया अपने स्टैंड पे स्टिक करा हुआ है कि भैया पॉल्यूटर्स जो हैं वो पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल की बात कही है कि जो जिसने फैलाया है वही साफ करेगा। और इंडिया ने बोला कि भाई आपको अगर हमसे रिडक्शन करवाना ही है तो प्लीज हमको टेक्नोलॉजी तो दो, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए पैसे दो। और ये हम लोगों ने मेन बात स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा गया, और हम लोगों ने कुछ इश्यूज पे, जिन इश्यूज पे वहां पे बात करी वो था फेयर शेयर, क्लाइमेट एम्बिशन, क्लाइमेट फाइनेंस, लॉस एंड डैमेज लेवरेज एंड कार्बन माइट्रेट। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया एग्जिस्ट कहां कर रहा है, क्या हम सही में बहुत सारा एमिट कर रहे हैं क्या कार्बन? तो हमारे यहाँ 1.96 टन पर पर्सन होता है। ये जो डेटा है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह याद करना और यूज आएगा, ठीक है। तो चाइना का कितना होता है? 8.4, अरे हमसे तो बहुत ज्यादा है। एंड यूएस का कितना होता है? 18.6। ये तो
आगे ही निकल गए तो पार ही हो गए, ये तो कह ही नहीं सकते हमसे कैसे भी करके। एंड यूरोपियन यूनियन का क्या 7.16, ये भी हमसे बहुत ज्यादा है। और वर्ल्ड का एवरेज, और वर्ल्ड का एवरेज भी हमारे से 3-3.5 गुना ज्यादा है। तो ये लोग हमसे कौन होते हैं कहने वाले। तो ये एक टिपिकल इशू है, बट हमें कुछ जो फिक्स पॉइंट है वो याद रखने चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए। बट हाँ, हम अपनी इकोनॉमी को खराब करके क्लाइमेट चेंज पे ध्यान नहीं दे सकते। हमें बैलेंस्ड अप्रोच लगानी पड़ेगी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में। थैंक यू। आज का एडिटोरियल यही खत्म होता है। प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन वाले फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।